हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि मेरे चैनल का नाम है, हम साथ साथ स्टडी करते हैं और इसी सीरीज़ में हम काफ़ी सारे मॉडल पेपर भी कर चुके हैं जो हमने साथ साथ मेंटेन किए हैं और आपने भी साथ साथ उनकी प्रैक्टिस की है, मॉक टेस्ट लगाए होंगे आई होप। और अगर किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर देख सकता है, क्योंकि हम डेली लिटरेचर के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और साथ ही ग्रामर के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहती आई हूँ, आपको पेपर पेन अपना साथ में रखना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद से लगाते हुए चलना है और अपना स्कोर खुद करना है, इवैल्यूएशन करना है अपना। और ठीक है, मुझे बाद में अपना स्कोर शेयर भी कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। तो इसी सीरीज में हमारी ग्रामर की आज की वीडियो है। शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks in the following sentence with the help of option। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसके ब्लैंक को फिल करना है और ऑप्शंस आपके सामने हैं। बेसिकली हमें एक प्रेपोजिशन का यूज करना है। सेंटेंस है चाइल्ड मैरिज इज अ ग्रेट हिंड्रेंस डैश प्रोग्रेस। ऑप्शन आपके पास 2, in, of, for। What is the correct answer? Child marriage is a great hindrance dash progress। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? देखिए हिंड्रेंस के साथ हमेशा प्रपोजिशन टू का यूज होता है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज इज अ ग्रेट हिंड्रेंस टू प्रोग्रेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहां पे भी हमें प्रपोजिशन फिल करनी है। क्वेश्चन है राजमोहन गांधी इज अ डिसेंडेंट डैश महात्मा गांधी। ऑप्शन है आपके सामने 2, ऑफ, फ्रॉम। क्या आना चाहिए? डिसेंडेंट टू महात्मा गांधी, डिसेंडेंट ऑफ महात्मा गांधी, डिसेंडेंट ऑफ महात्मा गांधी या डिसेंडेंट फ्रॉम महात्मा गांधी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Which preposition should be used here? Yes, descendant के साथ जो preposition यूज होगी वो है of, descendant of महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज, जस्ट अ मिनट, यस, क्वेश्चन थर्ड, जवाहरलाल नेहरू, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर हुई है, ये नेहरू है, ओके। जवाहरलाल नेहरू वाज द ब्रेन डैश द प्रोजेक्ट एंड इट गेव अ फ्लिप डैश द रिलेशन डैश द टू कंट्रीज। बेसिकली यहाँ पे 3 करेक्ट प्रपोजिशन की सीरीज को फिट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है इन, ऑन, अबाउट का, सेकंड है फॉर, फ्रॉम, टू का, थर्ड है टू, बिहाइंड और बिटवीन, या फिर डी, बिहाइंड, टू, बिटवीन। तो सभी को सेट करके देखना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू वॉज द ब्रेन, ब्रेन इन आना चाहिए, ब्रेन फोर आना चाहिए, ब्रेन टू या ब्रेन बिहाइंड, क्या सूटेबल है? ब्रेन टू प्रोजेक्ट, ब्रेन इन प्रोजेक्ट, ब्रेन फोर प्रोजेक्ट या ब्रेन बिहाइंड प्रोजेक्ट। आगे दिया हुआ है इट गेव अ फ्लिप, flip on the relation, flip from the relation, flip behind the relation या flip to the relation। तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट में जवाहरलाल नेहरू वाज ब्रेन टू आना चाहिए, ब्रेन टू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब टू एक ही ऑप्शन में है, बेसिकली इसी से सेलेक्ट कर सकते हो आप। वैसे आगे है इट गेव अ फ्लिप बिहाइंड द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। ओके, option number C is the correct answer। Moving to the next question. Question 4 is he got dash home late। तो क्या आएगा? He got to home late, he got the home late, he got to the home late, none of these। क्या आना चाहिए? got के साथ क्या आता है? got to home, got the home, got to the home या none of these। सोचिए और आंसर कीजिए।
यस, ध्यान रहे गॉट के साथ हम किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ही गॉट होम लेट, तो यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन यूज लगाएंगे नहीं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 इज, डायरेक्शन दी हुई है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड। देखिए बोल्ड वर्ड क्या है, इसमें हर सेल्फ है, जैसा कि आप देख के ही पता कर गए होंगे कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑप्शन है नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब। सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सलमा पिक्ड अप द हॉट आयरन एंड बर्न्ड हरसेल्फ। तो हरसेल्फ कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होती है? यस, इट इज अ प्रोनाउन। ओके, कौन सा प्रोनाउन है ये? और अगर हम अकॉर्डिंग टू द यूज देखें तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। विच प्रोनाउन इज इट? इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, यहाँ भी हमें पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी। ओके, अंडरलाइन वर्ड क्या है यहाँ पर? दैट। सेंटेंस है, आई डोंट थिंक दैट द न्यू ऑफिसर इज ट्रस्टवर्दी। तो बताइए अंडरलाइन वर्ड जो दिया हुआ है दैट, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास नाउन, कंजंक्शन, प्रोनाउन, वर्ब। क्या होना चाहिए यहाँ पे? देखिए जैसा कि हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि दैट एक संयोजक का काम कर रहा है, मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। और कंजंक्शन की जैसा कि डेफिनेशन ही होती है, दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला वर्ड, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दैट क्या है? एक कंजंक्शन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, दैट इज अ ब्यूटिफुल वॉच दैट सुमित हैज परचेज्ड। तो यहां पर भी अंडरलाइन वर्ड जो है हमारा ब्यूटीफुल, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। ऑप्शन है आपके पास प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो क्या होगा? देखिए प्रोनाउन और नाउन ये तो सीधे सीधे रिजेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, ये नहीं है। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या ये एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है? सोचिए, दैट इज अ ब्यूटीफुल वॉच दैट सुमित हैज परचेज्ड। तो यहां पर जैसे वास क्या है? वास एक नाउन है, और नाउन की तारीफ कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 इज करेक्ट स्पेल। बताइए इसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है अकोमोडेट की? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द राइट स्पेलिंग ऑफ अकोमोडेट? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, अकोमोडेट में आपको बस एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है, वो क्या है कि इसमें हमेशा डबल सी और डबल एम दोनों का यूज होता है, और ध्यान रखना डबल डी नहीं लगाना है। ठीक है, तो क्या स्पेल बनेगी? ए डबल सी ओ, जस्ट अ मिनट, ए, यस, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई। ठीक है, ये डेट वाली स्पेल हो गई, और अकोमो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द राइट स्पेल ऑफ अकोमोडेट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 इज चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सही बताना है। सेंटेंस है, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। तो उसे क्या बोलेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से इक्वल काम कर लेता हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके पास एम्बीजीनियस, एम्बिगुअस, एम्बीवैलेंट या एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से इक्वली काम करता है उसे क्या बोलते हैं? यस, ही इज नोन एज एम्बीडेक्स्ट्रस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, वन हु डेजर्ट्स
हिज रिलीजन। डिजर्ट्स, डिजर्ट्स मतलब छोड़ देना, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को त्याग देता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है डेजर्टर, फैनेटिक, अपोस्टेट, टर्नकोट। और डेजर्ट मतलब धोखा देना भी होता है, ये भी ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, इसका करेक्ट आंसर है अपोस्टेट, ठीक है। अपोस्टेट कहते हैं धोखेबाज को या डिसलॉयल पर्सन। अपोस्टेट मतलब क्या होता है? डिसलॉयल पर्सन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर। देखिए, सिमिलर इन द मीनिंग मतलब क्या जानना है हमें? यहाँ पे सिनोनियम का पता करना है। वर्ड क्या है? पेनलाइज, ठीक है। पेनलाइज का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास परसिक्यूट, पनिश, टॉर्चर, रियून। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पेनलाइज मतलब क्या होता है? देखिए, पैनल से ही आप समझ रहे होगे, पैनल मतलब पेनल्टी, ठीक है। पेनलाइज करना, और इसी का सिनोनिम क्या होगा? पनिश करना, ठीक है। दंड देना किसी चीज को लेकर, उसे कहते हैं पेनलाइज करना, ठीक है। पेनल्टी लगा देना, पेनलाइज करना, पनिश करना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहां पर भी हमें सिनोनिम बताना है, और हमारा वर्ड है इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन है स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, मार्वेलस, सबलाइम। इनस्क्रूटेबल, सोचिए, आंसर कीजिए। इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब किसी रहस्यात्मक चीज के बारे में बात करना होता है, ठीक है। रहस्यपूर्ण कोई चीज है जो बहुत ज्यादा रहस्यपूर्ण है, उसे ही बोलते हैं हम क्या? इनस्क्रूटेबल। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? जैसा कि आप समझ ही रहे हो, मिस्टीरियस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 इज चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर। देखिए, यहां पर अब एंटोनियम शुरू होते हैं, तो इसे देख लेते हैं। मोडेस्ट का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन है क्यूरियस, वर्चुअस, अनअज्यूमिंग, या फिर इमोडेस्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? मोडेस्ट का एंटोनिम क्या है? यस, जैसा कि आप देख के ही समझ गए होंगे, मोडेस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इमोडेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, यहां भाई अपोजिट बताना है कॉलोसल का। कॉलोसल का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन है इंटॉलरेबल, ह्यूज, स्मॉल, सिली। कॉलोसल मतलब क्या होता है? इट इज अ कॉलोसल थिंग। कॉलोसल मतलब ह्यूज थिंग, बड़ी, कोई बड़ी चीज है, ठीक है, बिग थिंग, ओके। और कॉलोसल का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्मॉल थिंग, ठीक है, स्मॉल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इज identify the part of a sentence which has an error in it. In case there is no error, answer will be option D, ठीक है। अगर नो एरर होता है तो हम ऑप्शन डी पे जाएंगे। सेंटेंस है हमारा hardly had we settled down for the night's rest when we were startled by loud noise outside the house। तो बताइए इसमें कौन से पार्ट में एरर है? देखिए, अगर हम यहाँ बात करें हार्डली, हार्डली के साथ हमेशा ध्यान रखना इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में ही बनता है सेंटेंस, तो हार्डली के बाद हैड आना करेक्ट है एकदम, ठीक है। तो ऑप्शन पार्ट ए तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, हार्डली हैड भी। आगे अगर हम देखें तो सेटल डाउन फॉर द नाइट्स रेस्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, पार्ट बी। अब पार्ट सी की बात करें तो वो है व्हेन वी वर स्टार्टल्ड
देखिए हार्डली के साथ वैन का ही कॉम्बिनेशन चलता है, कंजंक्शन भी सही है हमारा। वैन वी वर स्टार्टल्ड बाई लाउड नॉइज आउटसाइड द हाउस। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज, यहां भी एरर फाइंडिंग से क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16। टू मेक हिम सक्सीड, पार्ट ए है ये। सेकेंड पार्ट है द करेक्ट थिंग इज टू डू is to punish him until he does not try। तो बताइए which part has an error? सोचिए, आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तब आंसर करना है। To make him succeed, the correct thing to do is to punish him until he doesn't try। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है, देखिए पार्ट ए की बात करें, टू मेक हिम सक्सीड, वेरी करेक्ट, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखें, द करेक्ट थिंग इज टू डू, दिस इज आल्सो करेक्ट। लेकिन अगर हम पार्ट सी की बात करते हैं, ये कह रहा है इज टू पनिश हिम अंटिल ही डजंट। तो ध्यान रहे, अंटिल अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है और इसके साथ नोट लगाना बिल्कुल गलत है, ठीक है। अंटिल के साथ नोट नहीं यूज होगा, तो इसलिए इस पार्ट में एरर है। पार्ट सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द करेक्ट स्पेलिंग। बताइए रेमिनिसेंट की करेक्ट स्पेल क्या होगी? सोचिए, आंसर कीजिए। रेमिनिसेंट की करेक्ट स्पेल क्या है? देखिए द राइट स्पेल इज REMINISCENT। दिस इज कॉल्ड रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, विच वन ऑफ द सेम इन द मीनिंग। देखिए यहां भी हमें सेम इन द मीनिंग का मतलब क्या हुआ, यहां भी हमें सिनोनिम ही देखना है, ठीक है। इम्परवियस का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास, इनपेनिट्रेबल, अनअफेक्टेड, अनस्टॉपेबल, अनमाइंडफुल। बताइए इम्परवियस का सिनोनिम क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट डज इट मीन इम्परवियस? इम्परवियस एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जिसपे किसी चीज का कोई प्रभाव ना हो, अप्रभावित व्यक्ति, ठीक है, अप्रभावित, इसे कहते हैं इम्परवियस। और यहां पर अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो क्या हो जाएगा, अनअफेक्टेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनअफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इफ आई वर रिच डैश अ लॉट, तो क्या आना चाहिए? I will travel a lot, I can travel a lot, या I would travel a lot, I traveled a lot। Which option is the right? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए यहां पर इमेजिनेशन की जा रही है, तभी आई के साथ वर्ब का यूज हुआ है, इफ आई वर रिच, ठीक है। और इमेजिनेशन की कंडीशन में हम विल भी नहीं यूज करेंगे, ना ही कैन। कैन तो हमारी एबिलिटी को बताता है, ठीक है। और ट्रेवल ये पास्ट टेंस में चला जाएगा, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आई वुड ट्रेवल। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल अ लॉट, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 20, व्हाट इज द मीनिंग। देखिए ये एक वो दी है, मतलब ईडियम कह सकते हैं, ठीक है, टू बी इन सेवंथ हेवन। तो इसका मीनिंग क्या होगा? टू बी इन सेवंथ हेवन। ऑप्शन है टू फ्लाई इन द एयर, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी कंप्लीटली अलोन, टू विजिट अ प्लेस वेयर इज इन द लिस्ट ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मीनिंग क्या है? टू बी इन सेवंथ हेवन। यस, जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा खुश होते हो तब कहते हैं ना
टू बी इन 7th हेवन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी ये है, लेट्स स्टडी साथ साथ 813, ध्यान में रखना है, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना है। ठीक है, और साथ ही इसी सीरीज़ में हम डेली आपको मॉक टेस्ट करा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और खुद भी देखना है, कई कई बार टेस्ट को लगाना है, जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्ट मी। थैंक यू।